जो निलंबित किया गया है वो पूरी तरीके से जो है लोकतंत्र पर हमला है, वो लोकतांत्रिक नहीं है। ये हमारी बात बाहर नहीं सुन रही, और जो लोग अंदर हैं जो बात कहना चाहते हैं उनकी भी नहीं सुन रही। लोकसभा से मैं नामांकन करने जा रहा, वो एक बड़ा सा जी के सामने से आप लड़ेंगे? हाँ, मोदी जी के सामने लड़ेंगे। वो इसलिए लड़ेंगे क्योंकि अभी भी 3 महीना है। रोजगार को लेकर बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण काशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। सर, आपने कई आंदोलन किए, कई आंदोलन में आपने पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा और रोजगार को लेकर आप हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं, कई प्रदर्शन आपने किए हैं। आखिर रोजगार इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा जो चुनावों में देखने को मिला? नहीं, देखिए, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। आज़ादी के बाद से ही जो है ना रोजगार मसला रहा, और इस पे कई बार जो है आवाज़ें भी उठी, पर इन आवाज़ों को राजनीतिक दलों ने जो है बारी बारी से अपने हिसाब से जो है यूज़ किया। पहले जो है इसको रिजर्वेशन के रूप में देखा गया, आरक्षण और आरक्षण विरोधी के रूप में। पहले जब रोजगार की बात होती थी तो लोग कहते थे कि भाई चूँकि सारा दारोमदार सरकार के ऊपर था, तो जनता का ध्यान ये था कि शायद सरकारी नौकरी में जो हमें काम मिलेगा उसी में रोजगार की बात होगी। तो अभी तक भी आप देखेंगे तो देश में कई आंदोलन हो रहे हैं जो आरक्षण की बात करते हैं, चाहे हरियाणा में जाट आरक्षण हो, आप गुजरात में पटेल आरक्षण की बात हुई, आप महाराष्ट्र में अभी जो है सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है मराठाओं को लेकर के। तो ये जो रोजगार के ऊपर बात होती है देश में, पर वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के ब्रैकेट में चली जाती है। पर हम जो कह रहे हैं कि वो ठीक है, सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए, ठीक है, पर सरकारी नौकरियां हैं कितनी? सवाल ये है ना, केंद्र सरकार में अगर सारे पद भर दिए जाएं आज, तो सिर्फ 10 लाख पद खाली हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो निजी क्षेत्र 91 में जो निजीकरण शुरू किया गया, जब मंडल कमीशन आया उसके साथ ही साथ निजीकरण भी शुरू हुआ। तो जो निजीकरण हुआ है उससे सारा काम जो है निजी क्षेत्रों को दे दिया गया। उसका असर क्या हुआ कि काम और जितने क्षेत्र थे, चाहे पब्लिक सेक्टर के जितने क्षेत्र, आज तो स्थिति है कि रेलवे, MTNL, BSNL सारा का सारा जो है वो निजी क्षेत्रों में है। तो काम तो नहीं बचा ना। और निजी क्षेत्र में आप देखेंगे रोजगार, टाटा सबसे बड़ी कंपनी है, टाटा ग्रुप के पास 7.5 लाख अधिकतम रोजगार है। बड़ी कंपनी रिलायंस है, वो 2.5 लाख रोजगार भी नहीं पैदा कर पाती। आपकी और भी बड़ी कंपनी आप उठा के देख लीजिए, वो सब जो है 7 लाख से नीचे हैं। तो देश में काम जो देने की जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट की है, वो जो सरकार चुनी जाती है उसकी जिम्मेदारी है। तो वो जवाबदेही और जिम्मेदारी से सरकार जिसको इस जवाबदेही और जिम्मेदारी को लेना था, सरकार उसमें विफल रही, असफल रही। मैं आपकी बयान काफ़ी सुन रही थी सर, आप इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें आपने लगातार एक ही बात कही कि रोज़गार को लेकर गारंटी देनी चाहिए, मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? और साथ ही जो मुहिम आप लेकर चल रहे हैं, एक वोट एक रोज़गार, क्या ये संभव है? बिल्कुल। देखिए, जो गारंटियां अभी राजनीतिक दल लगातार पिछले 10 सालों में आप देखेंगे तो सब गारंटियां दे रहे हैं। कोई कहता मैं बिजली दे दूंगा, कोई कहता मैं पानी दे दूंगा, कोई कहता मैं नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं मैं 5 किलो अनाज और बढ़ा दूंगा सबके लिए, है ना। तो लगातार गारंटियों की बात हो रही। हम क्या कह रहे हैं, हमें हमारे एक वोट के बदले आप रोजगार का गारंटी दीजिए। आप 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की बात की, लेकिन दिया क्या हमें जो है अभी तक जो है 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को इन्होंने 5 किलो अनाज पे लाके रख दिया। आप समझिए देश में अमृत काल चल रहा। इस अमृत काल में देश की जनता को मिला क्या है? देश की जनता को या तो जो कमाने वाले हैं वो कर्जे में हैं, वो EMI भर रहे, देश भी कर्जे में कर रहे, 170 लाख करोड़ का देश के ऊपर कर्जा है, और बाकी जो 80 करोड़ लोग हैं वो किस पे, उनके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, वो हर महीने लाइन में लगे हुए। आप समझिए इस बात को कि हर इंसान देश का क्या चाहता है, इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता है, ईमान की रोटी खाना चाहता है। इज्जत की ज़िंदगी और ईमान की रोटी तभी मिलेगी जब उसे काम मिलेगा। काम ढूंढने का प्रयास हर इंसान, हर युवक, हर युवती कर रहा। उसके लिए उसने डिग्रियां भी बहुत सारी बनाई।
हर बच्चे के पास, हर नौजवान के पास डिग्रियां हैं, सर्टिफिकेट है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, और जो काम मिल रहा उसका पूरा दाम नहीं मिल रहा। आप दिल्ली में देख लेंगे, दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी 20,000 रुपये है, पर किसी भी विभाग, चाहे सरकारी में कॉन्ट्रैक्ट पर डाले हुए लोग हैं, चाहे वो निजी विभाग के लोग हैं, कहीं भी उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। किसी को 8,000, किसी को 6,000, किसी को 12,000 रुपये मिल रही है। तो सवाल ये है कि हम लोग तो काम करना चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते आपकी कोई गारंटी, ठीक है, जो गारंटी आप कह रहे हैं हमें नहीं, हम आप जब कहते हैं ना कि हम टैक्स पेयर के पैसे पे पल रहे हैं, ये बिजली, पानी, बस पास महिलाओं को, या कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो सुविधाएं आप दे रहे हैं, आप कहते हैं कि हम कुछ लोगों के टैक्स पेयर के पैसे पर है, पर हम नौजवान, इस देश के एक एक नौजवान क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो टैक्स पेयर बने। पर टैक्स पेयर कैसे बनेगा? आप काम देंगे तभी तो। इस देश में स्थिति है ही नहीं, है ना। देश की दावे भी हैं, हमने देखा चुनावों में जब आते हैं वादे भी किए जाते हैं कि कई करोड़, कई लाख नौकरियां दे दी जाएंगी, लेकिन असफल क्यों हो जाती है सरकार सत्ता में आती है? देखिए, इसलिए असफल हो जाती है क्योंकि उनका विल पावर नहीं है, वो लोग देना नहीं चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों के डोनेशन पे चलने वाले लोग हैं ये। तभी तो आप देखिए कि इस देश में पूरी संभावना, ये देश संसाधनों से सोने की चिड़िया कही जाती है ना, इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे हैं। इसी देश में प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि हम जो है $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाले हैं। अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे हैं। तो ये दोनों विरोधाभास है कि आखिर पैसा वो जा कहाँ रहा है, वो पैसा जा किसके पास रहा। उसके लिए ऑक्सफैम ने एक आंकड़ा दिया। ऑक्सफैम ने कहा कि 1% लोगों के पास 70% से ज़्यादा पूंजी जो है 1% लोगों के पास है इस देश की। तो आपने क्या किया, देश को पूरा का पूरा उठा करके कुछ लोगों, चंद लोगों के हाथ में दे दिया है। इसी वजह से आप जो है लोगों को रोजगार देने की जगह ये छोटी छोटी चीज़ें दे रहे हैं। हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगो, बिजली पानी मांगो। काशी जी देखिए, हमने देखा संसद की सुरक्षा में सेंधमारी जो करते हैं, जो युवा हैं, वो भी बेरोजगारी का नारा लगाते दिखाई दिए। हाँ बिल्कुल, देश का हर नौजवान क्या चाहता है, मैं बार बार ये कह रहा कि इज्जत की ज़िंदगी चाहता है, वो ईमान की रोटी खाना चाहता है। देश में हालत ये बन गई कि पिछले 2 सालों में 35,000 छात्रों ने, सिर्फ छात्रों ने आत्महत्या की है, नौजवानों ने आत्महत्या की। क्यों आत्महत्या की? क्योंकि वो डिग्री ले लिया, कॉलेज में चला गया, फीस खर्च की, कोचिंग में उसके माता पिता ने कोचिंग के लिए फ़ीस खर्च किया, लेकिन आज उसके पास काम नहीं है, वो अवसाद में है, डिप्रेशन में है। वो डिप्रेशन में जाने के बाद वो नशे की तरफ जा रहा, नशे से वो नशा, इतने महंगे नशे हैं जिसके लिए फिर वो क्राइम में जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको एकदम दबाव में ला के घेर दिया है। इस देश में 1 घंटे में कह रहे हैं कि एक किसान आत्महत्या कर रहा है, 1 घंटे में एक मजदूर आत्महत्या कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? उसके ऊपर, मजदूर के ऊपर अपने घर के खर्चे के लिए बड़े कर्जे हो गए। किसान जो अपनी खेती बाड़ी के लिए, किसान 1 साल यहाँ बैठा था दिल्ली के सड़कों के ऊपर, बॉर्डर्स पे, और वो क्या कह रहा था कि उसको एमएसपी दे दो। एमएसपी नहीं दिया गया उसको। अगर अपने अनाज की कीमत नहीं मिलेगी तो आखिरकार वो कहाँ से घर चलाएगा? तो किसानों को एमएसपी नहीं दिया इन्होंने, नौजवानों को काम नहीं दिया, तो 42 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। हाँ, वो जो है, जो निलंबित किया गया है वो पूरी तरीके से जो है लोकतंत्र पर हमला है, वो लोकतांत्रिक नहीं है। आप जो है, एक तो जो ये सांसद चुने हुए लोग हैं, जो सरकार है, ये हमारी बात बाहर नहीं सुन रही, और जो लोग अंदर हैं जो बात कहना चाहते हैं उनकी भी नहीं सुन रही। तो सरकार आखिर चाहती क्या है ना? देश जो है देश को चाहते कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे रहे। हाँ, नौजवान डिग्री लेकर के घर के अंदर जो है वो रील्स बनाए। जितना मुझे लगता है, जितना यूट्यूब और फेसबुक पे लोग काम कर रहे हैं, देश में कोई काम मोदी सरकार ने नहीं दिया। सभी लोगों को इन्होंने लगा दिया है कि आप लेके, वो या तो आईपीएल दिया इन्होंने। देश में हमें क्या मिला है, आप समझिए कि पिछले 30 सालों में जब से नया ये आर्थिक नीति आया, हम लोगों को क्या दिया गया? हाथ में डिग्री है लेकिन काम नहीं है ना? तो ये दोनों चीज़ें जो है ना नहीं चलेंगी। हम लोगों ने नारा दिया है, हमने नारा दिया है कि जय श्री राम, बूढ़ों को पेंशन, जवानों को काम। हमने कहा कि आप जो नारा दे रहे जय श्री राम का, वो नारा जो है ना वो अधूरा है, वो नहीं चलेगा। हमने ये जो चुनावों में ये आप कह रही हैं ना कि भाई आपको ये दे रहे हैं क्या गारंटियाँ, और दूसरे दिन एक टीवी चैनल पे बैठ के कहते हैं ये तो हमारे टैक्स पे पलते हैं।
ठीक, तो हम भी ये कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये बात चलाते हैं कि आप रेवड़ी नहीं देना है, रेवड़ी बांट रहे, रेवड़ी नहीं, रोजगार चाहिए, सांसद और मंत्री जैसा कारोबार चाहिए। वो जो है हमारे वोटों से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे और नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर जो है एकदम मुसीबत में है ना। मोदी सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हमने कार्यपालिका के जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री मोदी जी, हम उनकी लोकसभा से, मैं प्रवीण काशी है ना, लोकसभा से मैं नामांकन करने जा रहा, वो एक बड़ा सा जी के सामने से आप लड़ेंगे? हाँ, मोदी जी के सामने लड़ेंगे। वो इसलिए लड़ेंगे क्योंकि अभी भी 3 महीना है। आप जो है तमाम मुद्दों पर आप अध्यादेश लेके आए हैं। आप जो इस पे भी एक अध्यादेश लेके आइए कि रोजगार को मौलिक अधिकार बना दिया जाए। अभी जो है रोजगार के ऊपर हम आत्महत्या कर सकते हैं लेकिन न्यायपालिका का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। कोई भी नौजवान, हम चाहते हैं कि बेरोजगारी की स्थिति में आत्महत्या न करे, कोई भी किसान, कोई भी मजदूर जो है आत्महत्या न करे, वो न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाए। ये तभी होगा जब रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाएगा। हम मौलिक अधिकार बनवाने के लिए मोदी जी के सामने, उन्होंने जो कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इस बात को याद दिलाने के लिए उनके सामने खड़े होंगे कि अब भाषण और आश्वासन नहीं चाहिए, हमें रोजगार का मौलिक अधिकार चाहिए। धन्यवाद। प्रवीण काशी जी हमारे साथ हैं, जो अब आने वाले समय में हो सकता है कि लोकसभा चुनाव लड़े और भी पीएम मोदी के सामने, यानी कि मोदी को सीधे तौर पर टक्कर दी जाएगी। एक वोट एक रोजगार जो मुहिम लेकर ये अब चुनावी मैदान में जाने वाले, उसको हम बारीकी से समझ रहे थे कि क्या वाकई ऐसा संभव है, क्या रोजगार की गारंटी दी जा सकती है, मौलिक अधिकार बनाया जा सकता है। बहरहाल इसको लेकर चर्चा है, रोजगार को लेकर अलग अलग लोगों के पक्ष और चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार हर बार बेरोजगारी के सवाल पर घिरती नजर आती है। बहरहाल दीजिए इजाजत।